मैं पूजा चौधरी आज की कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम कक्षा 10 के भूगोल विषय को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हमने हमारा तीसरा अध्याय जल संसाधन प्रारंभ किया था और आज हम हमारे तीसरे अध्याय के भाग 3 को प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वर्षा जल संरक्षण। तो शुरू करते हैं अध्याय 3 का भाग 3। बच्चों, हमने देखा कि जल हमारे लिए एक संसाधन है और संसाधन इसलिए है कि यह मानव की कई सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। साथ ही साथ यह आर्थिक रूप से संभाव्य है, इसको बनाने के लिए तकनीक की उपलब्धता है और यह सांस्कृतिक रूप से मान्य भी है। लेकिन जल जो है हमारे लिए सीमित रूप में मौजूद है, यानी कि यदि हम बात करें तो पृथ्वी पर धरातल पर जल की मात्रा बहुत अधिक है, लेकिन यह लवणीय जल है जो कि पीने के योग्य नहीं है, और जो अलवणीय जल है, जो पीने योग्य जल है, उसकी मात्रा बहुत ही कम है। और हमने देखा कि जल की मात्रा जो है और भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। जनसंख्या की वृद्धि की वजह से जल की मांग बढ़ती जा रही है, लेकिन जल का दोहन और जल का अति प्रयोग बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से आने वाले समय में जल की कमी बहुत बड़े पैमाने पर हो जाएगी। और इसी को देखते हुए हमने कहा कि जल को बचाने की आवश्यकता है, जल का संरक्षण करने की आवश्यकता है। हमने बात की किस प्रकार से बांधों का निर्माण किया जा रहा है और किस प्रकार से बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो हैं वह हमारे लिए लाभदायक साबित हो रही हैं। हमने बात की नर्मदा घाटी के अंदर सरदार सरोवर बांध की, और हमने यह भी देखा कि इन बड़ी बड़ी बहुउद्देशीय परियोजनाओं का जो है विवाद के स्वरूप में कई बार विरोध भी होता है, और हमने उसमें नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात भी की। इन्हीं बहुउद्देशीय परियोजनाओं से जुड़े हुए विवादों को देखते हुए, इनके विरोधों को देखते हुए हम बात कर सकते हैं सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और पारिस्थितिकी रूप से लाभदायक विकल्प जो कि वर्षा जल संरक्षण है। यानी कि यह उपाय या यह विकल्प जो है जल को बचाता भी है और इसमें कोई विवाद भी उत्पन्न नहीं होता, और ना ही इससे किसी जनता को या लोगों को हानि होती है। तो इस प्रकार से वर्षा जल संरक्षण जो है वह हमारे लिए एक अच्छा विकल्प है, जो हमें जल को बचाने के लिए प्रयोग में लेना चाहिए, और उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो हम देखते हैं कि प्राचीन समय से ही वर्षा जल को संग्रहित करने के उपाय किए जाते रहे हैं। यानी इतिहास को यदि हम उठाकर देखें तो हमारे दस्तावेज बताते हैं, हमारे पुरातत्ववेत्ता बताते हैं कि ऐसी कई संरचनाएं बनाई जाती थी जिससे कि वर्षा के जल यानी कि बारिश के जल को बचाया जाता था और उसको अगली ऋतु तक बचाया जाता था या अगले 1 साल तक बचाया जाता था। कई बार यह सिर्फ पीने के योग्य या पीने के काम में लिया जाता था, और कई बार यह खेतों में भी सिंचाई के रूप में प्रयोग में लिया जाता था। तो इसी तकनीक को, इसी तरीके को आज भी हम भारत के कई क्षेत्रों में देखते हैं। तो यह क्या है? तो यह बारिश के पानी को बचा करके रखना वर्षा जल संरक्षण कहलाता है, और इससे जो है आने वाले समय में इस पानी का प्रयोग लंबे समय तक किया जा सकता है और आवश्यकताओं की पूर्ति हमारी हो सकती है। तो इस प्रकार से यह एक सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और पारिस्थितिकी दृष्टि से एक लाभदायक विकल्प है जल को बचाने का। तो जानते हैं वर्षा जल संरक्षण के बारे में। प्राचीन भारत में वर्षा जल संरक्षण को या वर्षा जल संग्रहण के अनेक ढांचे पाए जाते थे, अनेक संरचनाएं ऐसी पाई जाती थी प्राचीन समय में भी, और इतिहास में इसके उदाहरण हमें कई बार मिलते हैं। लोगों को वर्षा व मृदा के गुणों का गहन ज्ञान था, यानी कि वर्षा और मृदा किस प्रकार से हमारे लिए लाभदायक है, इसके गुणों का ज्ञान हमेशा से हमारी भारतीय जनता को रहा है, और इस कारण वह मृदा के संरक्षण के लिए जल को बचाने का कार्य भी करते थे, चाहे वह भौम जल स्रोतों की बात हो या फिर सतही जल की बात हो। वर्षा जल संग्रहण के अर्थ के बारे में यदि हम बात करें तो हम कह सकते हैं वर्षा का अधिकांश जल जमीन में प्रवेश नहीं कर पाता, यानी कि जब बारिश होती है, जब वर्षा होती है, तब वर्षा से जो भी जल जमीन पर आता है वह सीधे ही बहकर निकल जाता है, और इस वजह से वह जल बर्बाद हो जाता है, उसकी उपयोगिता नहीं रहती, और उसी को जो संग्रहण करके जब रख लिया जाता है तो वर्षा जल संग्रहण उसे कहते हैं। तो सामान्यतः यह देखने को मिलता है कि वर्षा का अधिकांश जल जमीन में प्रवेश नहीं कर पाता और वह व्यर्थ में ही बह जाता है। इस कारण इस जल की यदि बर्बादी होती है तो उसको हम रोक सकते हैं, और वह कैसे रोक सकते हैं? तो इस जल की बर्बादी को रोकने के लिए या वर्षा जल को
संग्रहित करने के लिए, वर्षा जल को इकट्ठा करने के लिए हम वर्षा जल संरक्षण की बात करते हैं। और यही वर्षा जल संग्रहण कहलाता है, जिसमें हम वर्षा जल को इकट्ठा करके रखते हैं, चाहे वह घरों में रखना हो, चाहे वह खेत में रखना हो। तो इस प्रकार से वर्षा जल संग्रहण जो है बारिश के पानी को इकट्ठा करने को कहते हैं। वर्षा जल संग्रहण द्वारा इकट्ठे किए हुए जल को भविष्य में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वह हम सिंचाई के लिए उसको प्रयोग में लाएं, चाहे वह पीने के योग्य हमारे काम में आए, या फिर किसी अन्य आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम उसको प्रयोग में लाएं। तो इस प्रकार से वर्षा जल का जो संग्रहण है वह हमारे लिए आवश्यक हो जाता है और वह हमारे लिए लाभदायक भी है। इस विकल्प का प्रयोग जो है हमें वर्तमान में भी जारी रखना चाहिए। और इसी का एक उदाहरण हम बात करेंगे, जल संग्रहण का जो तरीका है उसमें हम गुल अथवा कुल की बात कर सकते हैं। तो गुल और कुल क्या है? तो बच्चों, गुल अथवा कुल जो है यह पर्वतीय इलाकों में जल संग्रहण की एक तकनीक है, जल को बचा कर के रखने की, जल को इकट्ठा करने का एक तरीका है। तो इसमें क्या देखते हैं, तो हम कहते हैं पहाड़ी अथवा पर्वतीय क्षेत्र, और ख़ास करके यदि हम बात करें पश्चिमी हिमालय की, तो वहाँ पर ऐसी वाहिकाएं बनाई जाती हैं। और ये वाहिकाएं क्या करती हैं, तो ये वाहिकाएं जो हैं नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई जाती हैं। तो इस प्रकार से हम कहते हैं गुल या कुल जो है पश्चिमी हिमालय में मुख्य रूप से देखने को मिलती है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यह कहाँ पाई जाती है, यह पर्वतीय क्षेत्रों में एक उदाहरण है किसका, जल संग्रहण तकनीक का। तो इस कारण पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्रों में गुल या कुल जो है एक तकनीक है जिसके माध्यम से हम जल को प्रयोग करते हैं, जल को इकट्ठा करके रखते हैं और उसका प्रयोग हम सिंचाई के लिए कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यह एक कुल से वर्तुल ग्रामीण तालाब जो है वह यह हमें उदाहरण हमारी पुस्तक में मिलता है। तो यह क्या है, तो यह बच्चों जल संग्रहण का एक तरीका है जिसे हम गुल कहते हैं, जिसे हम कुल भी कह सकते हैं। और यह आपको ध्यान रखना है कि यह पर्वतीय क्षेत्रों की एक प्रमुख प्रणाली है जिससे कि हम जल को बचा करके रखते हैं। इसी तरीके से यदि हम एक अन्य राज्य भारत का पश्चिम बंगाल जो है वहाँ की बात करें, तो वहाँ पर भी बाढ़ के मैदान में वाहिका बना करके जल का प्रयोग आने वाले समय में सिंचाई के लिए किया जाता है। तो बात करते हैं पश्चिम बंगाल में किस प्रकार से जल को बचाया जाता है। तो वहाँ पर बाढ़ का जो जल है उसको बचा करके प्रयोग में लिया जाता है। तो बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। यहाँ पर बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएँ बनाते हैं, जिससे कि बाढ़ का जल जो है उनकी सिंचाई के लिए प्रयोग में आ जाए। तो इस प्रकार से भी जल को संग्रहित किया जाता है, जल को बचाया जाता है, जल का सदुपयोग किया जाता है। तो हमने बात की पर्वतीय क्षेत्रों की, हमने बात की पश्चिम बंगाल की। क्या इस तरीके के प्रयोग अन्य क्षेत्रों में भी भारत में होते हैं? तो हम कहते हैं ऐसा हमेशा से होता आया है, क्योंकि भारत में भौगोलिक स्थिति के आधार पर बहुत सारी विविधताएं हैं। तो वर्षा जो है वह असमान मात्रा में भारत में होती है। इस कारण भारत के लोगों ने अपनी मृदा की उपयोगिता और मृदा की उर्वरता को बनाने के लिए, साथ ही साथ वर्षा जल की सदुपयोग को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के उपाय हमेशा से किए हैं और इसका प्रमाण हमारे इतिहासवेत्ता देते हैं। और इसी के उदाहरण के रूप में हमने इन पर्वतीय क्षेत्रों की बात की, इसी के उदाहरण के रूप में हमने पश्चिम बंगाल की इस तकनीक की बात भी की। इसी तरीके से भारत में, भारत के पश्चिमी इलाके में, और ख़ास करके जब हम राजस्थान की, हमारे राज्य की बात करते हैं, तो यहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्र है, यहाँ पर पानी की अत्यधिक कमी है, यहाँ पर वर्षा की भी कमी पाई जाती है। और इस कारण यहाँ पर हमेशा से कई सारी ऐसी तकनीकें अपनाई जाती हैं जिनसे कि वर्षा के जल को संग्रहित किया जा सके और आने वाले समय में, यानी अगले साल या अगली ऋतुओं तक इस जल का प्रयोग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जा सके। और इसी का एक उदाहरण है टांके का निर्माण। तो टांके का निर्माण भी क्या है, यह राजस्थान में प्रमुख रूप से पाया जाता है, जिसमें कि वर्षा के जल को संग्रहित किया जाता है। और हम देखते हैं कि टांके का निर्माण राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जिसमें कि वर्षा का जल इकट्ठा पाइप के द्वारा टांके तक पहुंचाया जाता है। और इसकी जो संरचना होती है लगभग एक बड़े कमरे जितनी होती है, और उसमें जो है वर्षा का जल इकट्ठा किया जाता है। लेकिन इसका जो पहला जल होता है, यानी कि बारिश
में भी पहली बारिश की यदि बात करें तो उस जल को संग्रहित नहीं किया जाता, उस जल को इकट्ठा नहीं किया जाता, क्योंकि उस जल से जो है नल की सफाई की जाती है या फिर छत की सफाई की जाती है। इस कारण उस पहले जल का प्रयोग संग्रहण में नहीं किया जाता। उसके बाद में जब दूसरी बारिश होती है तब उस जल को संग्रहित किया जाता है और इसे ही हम जल संग्रहण के लिए टांके का प्रयोग कहकर पुकारते हैं, जो हमें राजस्थान में मुख्य रूप से देखने को मिलता है। तो बात करते हैं शुष्क क्षेत्रों की, बात करते हैं ऐसे क्षेत्रों की जहां पर बारिश की कमी पाई जाती है, और उसी का एक उपाय है टांके की प्रणाली, जो कि हमें राजस्थान में देखने को मिलती है। तो शुरू करते हैं शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में किस प्रकार से जल का संग्रहण किया जाता है। तो शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं। यानी कि खेतों में क्या होगा कि खेतों में किस प्रकार से पानी को इकट्ठा करें, तो वहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे बना दिए जाते हैं जिसमें कि पानी यानी कि बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है और उससे हम मिट्टी को भी लाभ मिलता है, यानी कि मृदा भी उससे सिंचित हो जाती है और मृदा का उपजाऊपन भी बढ़ता है। तो इस प्रकार से मृदा को उसमें सिंचित करने का तरीका भी इसके माध्यम से किसान अपनाते हुए दिखते हैं। और संरक्षित जल से खेती भी की जा सकती है। यानी कि दो उपाय हो गए, यदि खेत में गड्ढा बनाया जाएगा तो उससे मृदा भी सिंचित होगी और जो जल बचाया जाएगा उस गड्ढे के द्वारा उसका सिंचाई में प्रयोग भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से शुष्क क्षेत्रों और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में गड्ढे बनाकर, खेतों में गड्ढे बनाकर जल को संरक्षित किया जाता है। इसी तरीके से यदि हम राजस्थान में बात करें मुख्यतः, तो राजस्थान जो पश्चिमी भारत में स्थित है, हमारा स्वयं का जो राज्य है, वहाँ पर वर्षा की बहुत ज़्यादा कमी होती है और वर्षा की कमी के कारण महिलाओं को हमने बात की थी कि बहुत दूर जा कर के जल सिर पर मटके में इकट्ठा करके लेकर के आना पड़ता है। तो इस कारण जल की मात्रा जो है राजस्थान में मुख्य रूप से बहुत कम है और इस कारण वहाँ पर जल की कमी या जल की दुर्लभता का सामना वहाँ के लोग करते हैं। तो पश्चिमी भारत विशेषकर राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। यानी कि पानी पीने के लिए छत पर जो वर्षा का जल है वह इकट्ठा करने के लिए है राजस्थान के लोग जो है टांके का निर्माण करते हैं और हम कहते हैं कि यह क्या है, छत वर्षा जल संग्रहण का उदाहरण है और यही टांका भी कहलाता है और यह बहुत ही प्राचीन समय से राजस्थान में पाया जा रहा है। तो यानी कि राजस्थान के लोगों ने अपनी जल की कमी की पूर्ति के लिए टांके का निर्माण बहुत पहले से प्रारंभ कर दिया था। तो जानते हैं टांका जो कि पश्चिमी राजस्थान में जल संग्रहण की एक तकनीक है। तो क्या है टांका? तो बच्चों, राजस्थान में टांका बनाने की पुरानी परंपरा रही है। बहुत लंबे समय से हम देख रहे हैं कि टांके का निर्माण प्रत्येक घर में किया जा रहा है, जिसमें कि वर्षा का जल इकट्ठा किया जाता है और पाइप के माध्यम से जो है वर्षा के जल को टांके तक, छत से टांके तक पहुंचाया जाता है और यह आने वाले 1 वर्ष तक इसको बचा करके रखते हैं, जिससे कि जल की कमी का सामना राजस्थान के लोगों को ना करना पड़े। तो यह एक भूमिगत टंकी होती है, यानी कि भूमि के अंदर एक टंकी होती है जिसमें वर्षा जल संग्रहण किया जाता है। तो आप देख सकते हैं हमारी पुस्तक में वर्षा जल संग्रहण के उदाहरण किस प्रकार से देखने को मिलते हैं और खासकर हम यदि बात करें राजस्थान की तो वहाँ पर टांके का निर्माण किया जाता है। तो यह है टांका, जिसमें कि वर्षा जल का संग्रहण किया जाता है और जल को इकट्ठा करने के लिए एक पाइप का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में टांका जो कि भूमिगत होता है, भूमि के अंदर होता है, उसमें जल संग्रहित हो जाता है और उसका प्रयोग आने वाले समय में किया जाता है। तो राजस्थान के जो अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्र हैं, विशेष करके यदि हम बात करें बीकानेर की, यदि हम बात करें फलोदी की और हम बात करें बाड़मेर में, तो लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक बनाए जाते हैं, जिन्हें कि टांके भी कह सकते हैं। तो हम कह रहे हैं भूमिगत टैंक अथवा टांके। इसका आकार एक बड़े कमरे जितना होता है। तो हमने बात की आकार की, तो टांके का आकार एक बड़े कमरे जितना हो सकता है। टांका पश्चिमी राजस्थान की एक प्रमुख विशेषता है जो कि हर घर में देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से जल संग्रहण की तकनीक में टांका पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। यह मुख्य घर या आंगन में बनाया जाता है
और घरों की ढलवां छतों से पाइप द्वारा यह जुड़ा होता है। तो इस प्रकार से यदि हम छत की बात करें तो छत से मुख्य आंगन में पाइप के माध्यम से टैंक अथवा जो टांका है उसमें पानी संग्रहित इकट्ठा हो जाता है। तो घरों की ढलवां छतों से पाइप द्वारा यह जुड़े हुए होते थे। छत से वर्षा का पानी इन नलों से होकर भूमिगत टांके तक पहुंचता था, यानी कि यह टैंक जो है यह भूमिगत है, भूमि के अंदर पाया जाता था, भूमिगत टांके तक पहुंचता था जहां इसे एकत्रित किया जाता था। इसी तरीके से यदि हम बात करें वर्षा के पहले जल की, यानी कि पहली बारिश जब होती है तो उसका प्रयोग संग्रहण में नहीं किया जाता, उसको इकट्ठा नहीं किया जाता, क्योंकि उसके माध्यम से सफाई पर ध्यान दिया जाता है ताकि स्वच्छ पानी जो है इकट्ठा हो। तो इस प्रकार से हम कहेंगे वर्षा का पहला जल छत को साफ करने के लिए और नलों को साफ करने के लिए रखा जाता था और उसे इकट्ठा नहीं किया जाता था, तो उसे संग्रहित नहीं किया जाता था। इसके बाद होने वाली वर्षा का जल संग्रह किया जाता था, यानी कि दूसरी बारिश से पानी को इकट्ठा करना प्रारंभ किया जाता था। तो हमने बात की प्रथम जल की, जो कि इकट्ठा नहीं किया जा रहा है, केवल वह सफाई के प्रयोग में आ रहा है ताकि स्वच्छ पानी की पूर्ति हो सके। यदि हम बात करें टांके में वर्षा जल कब तक रहता है, तो टांके में वर्षा जल इतनी बड़ी मात्रा में इकट्ठा किया जाता था, क्योंकि हमने इसकी संरचना की बात की तो यह एक बड़े कमरे जितनी संरचना भी होती थी। तो हमने कहा टांका में वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु तक इकट्ठा किया जा सकता है। तो इस प्रकार से टांके इतने बड़े होते हैं कि अगले 1 वर्ष तक पानी को बचाया जा सकता है, उसको संग्रहित करके रखा जा सकता है। यह इसे जल की कमी वाले ग्रीष्म ऋतु तक पीने का जल उपलब्ध करवाने वाला जल स्रोत बनाता है, यानी कि पश्चिमी राजस्थान में वर्षा की कमी है, पानी पीने के जल की कमी है और इस कारण इस जल को बचाने के लिए टांके का निर्माण किया जाता है और अगली ग्रीष्म ऋतु तक, यानी अगली गर्मी तक जो है इस टांके के जल का प्रयोग किया जाता है। जब भीषण गर्मी होती है, जब जल की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, उस समय पर टांके के प्रयोग के द्वारा जल का आवश्यकता की पूर्ति की जाती है। वर्षा जल अथवा पालर पानी, यह भी क्या है, यह अवधारणा भी हमारे टांकों से ही जुड़ी हुई है। और इसमें क्या होता है, तो हम कहते हैं कई बार हम देखते हैं कि लोग जो है नलके का पानी पीना पसंद नहीं करते और वह वर्षा जल को ही पीना पसंद करते हैं, तो उसे ही हम पालर पानी या वर्षा जल कहते हैं। जैसा कि इसका नाम है और यह स्थानीय भाषा में इसे पालर पानी कहा जाता है, तो इसमें क्या होता है, यह प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप माना जाता है। तो कई लोग जो हैं केवल वर्षा जल का पानी ही पीते हैं, केवल पालर पानी ही पीते हैं, जो कि शुद्धतम जल होता है। और उसके बाद यदि हम बात करें तो कुछ घरों में टांकों के साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते हैं, और ऐसा इसलिए होता है कि टांकों के साथ जो भूमिगत कमरे जुड़े हुए होते हैं वह टांके के जल के पानी की वजह से उन कमरों को बहुत ही ठंडा रखते हैं। और पश्चिमी राजस्थान में जहाँ पर इतनी भीषण गर्मी पड़ती है, वहाँ पर इन कमरों के माध्यम से उस माहौल को थोड़ा सा ठंडा किया जा सकता है। तो इस प्रकार से टांकों से जुड़े हुए कुछ भूमिगत कमरे भी पश्चिमी राजस्थान में बनाए जाते हैं, जो कि वहाँ पर थोड़ा सा ठंडा जो है वातावरण कर देते हैं। तो कुछ घरों में टांकों के साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते हैं, क्योंकि जल का यह स्रोत इन कमरों को भी ठंडा रखता था, जिससे ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से उन्हें राहत मिलती थी। यानी कि हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से मृदा का ज्ञान लोगों को है, किस प्रकार से जल स्रोतों को बनाने और उनके द्वारा जल का संरक्षण करने का ज्ञान जो है यहाँ के लोगों को था, जिससे कि उनकी जल की आवश्यकता की पूर्ति हो सके और जल की कमी को दूर किया जा सकता है। यानी कि ग्रामीण लोग या किसान लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कई सारी तकनीकों को अपनाते हैं, जिनसे कि उनको संसाधनों की प्राप्ति हो सके, जल संरक्षण भी किया जा सके। इंदिरा गांधी नहर की यदि हम बात करें तो इंदिरा गांधी नहर की वजह से ऐसा कई बार देखने को मिलता है, यानी कि चूंकि इंदिरा गांधी नहर यहाँ पर पानी की उपलब्धता को बढ़ा रही है, इंदिरा गांधी नहर के द्वारा लोगों को जल उपलब्ध करवाया जा रहा है, तो इसका एक कुप्रभाव भी हम जल संरक्षण की तकनीकों में देख सकते हैं। और वह यह है कि इंदिरा गांधी नहर के आने के पश्चात इस प्रकार से जल संग्रहण की जो पद्धति हमने टांके के उदाहरण के द्वारा देखी, वह धीरे धीरे कम होती जा रही है। यानी कि जल को बचाने की
प्रवृत्ति जो पहले के समय में पाई जाती थी, चाहे वह टांके का निर्माण हो, चाहे वह खड़ीन हो, चाहे वह अन्य कोई पद्धति हो, वह अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो इस प्रकार से हम विकास जो हम देख रहे हैं हमारे आसपास, और उसमें भी हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से संसाधनों को बचाने का प्रयत्न ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, वह अब धीरे धीरे कम हो रहा है और लोगों की प्रवृत्ति जो बचत की प्रवृत्ति है वह कम हो रही है और उपभोग की प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ रही है। तो इंदिरा गांधी नहर के आने के पश्चात जल संरक्षण की जो तरीके हैं वह धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, जो कि एक विपरीत प्रभाव है, जो कि एक नकारात्मक प्रभाव है, जो वर्तमान में नहीं होना चाहिए। तो हम कहेंगे पीने के जल के लिए और अन्य आवश्यकताओं के लिए इंदिरा गांधी नहर यहाँ पर लाई जाती है और आज पश्चिमी राजस्थान में इसका मुख्यतः बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। और जब हम बात करें पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर के आने से कई सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, कई सकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन नकारात्मक प्रभाव के रूप में हम बात कर सकते हैं कि छत वर्षा जल संग्रहण जो है इंदिरा गांधी नहर की वजह से 12मासी पेयजल जब उपलब्ध हो रहा है लोगों को, तो अब जो है छत जल संग्रहण जो है अब कम होता जा रहा है। यानी कि लोग जो है वर्षा जल को इकट्ठा करके रखने की प्रवृत्ति अब भूलते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें विकल्प मिल गया है, उन्हें विकल्प इंदिरा गांधी नहर का मिल गया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी नहर की वजह से लोगों में जल को बचाने की जो प्रवृत्ति है, जो जल संरक्षण का जो तरीका अपनाया जाता था, वह धीरे धीरे कम होता जा रहा है और यह एक नकारात्मक सूचना हमें मिलती है। हालांकि कुछ घरों में टांकों की सुविधा अभी भी है, क्योंकि उन्हें नल के पानी का स्वाद पसंद नहीं है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि विकास तो हो रहा है, लेकिन इसमें जल संरक्षण की जो प्रवृत्ति है वह कम नहीं होनी चाहिए। यानी कि अभी भी हमें जल को बचाने के लिए अपने प्रयास जारी रखने चाहिए और छत जल संग्रहण सभी को करना चाहिए। तो हम देखते हैं सौभाग्य से आज भी भारत के कई ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल संरक्षण और संग्रहण का यह तरीका प्रयोग में लाया जा रहा है। वर्षा जल को एकत्रित किया जा रहा है, वर्षा जल को जो है टांकों के माध्यम से एकत्रित किया जा रहा है और उसका प्रयोग किया जा रहा है, चाहे वह पीने के लिए हो, चाहे वह अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हो। इसी तरीके से हम बात करेंगे छत जल संग्रहण की। तो हमारी पुस्तक में हमें छत जल संग्रहण का जो यह चित्र है वह मिलता है, जिसमें हम देखते हैं कि पड़ोसी की छत से एक पाइप जो है वह दूसरे पड़ोसी के घर में लेकर के आया जा रहा है और उसके माध्यम से जल को संग्रहित किया जा रहा है। तो हम देखते हैं कि छत जल संग्रहण थार के सभी शहरों और ग्रामों में प्रचलित था। यानी कि थार के मरुस्थल में यदि हम बात करें तो यहाँ पर छत जल संग्रहण सभी क्षेत्रों में, सभी जगहों पर व्याप्त था। छत पर से आने वाले पानी को इकट्ठा करके रखा जाता था। वर्षा जल जो कि घरों की ढालू छतों पर गिरता है, उसे पाइप द्वारा भूमिगत टांके के अंदर ले जाते हैं और पाइप के माध्यम से हम कह रहे हैं कि वह भूमिगत टांके में इकट्ठा होता दिखता है। और यदि हम बात करें भूमि में गोल छिद्र जो मुख्य घर अथवा आंगन में बना होता है, वहां पर यह जल इकट्ठा हो जाता है। ऊपर दिखाया गया चित्र दर्शाता है कि जल पड़ोसी की छत से एक लंबे पाइप के द्वारा लाया जा रहा है और यहाँ पड़ोसी की छत का उपयोग वर्षा जल को एकत्र करने के लिए किया गया है। चित्र में एक छेद दिखाया गया है जिसके द्वारा वर्षा जल भूमिगत टांके में चला जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से वर्षा जल को संग्रहित किया जाता था और थार के मरुस्थल में ऐसा मुख्य रूप से होता था, जिसमें कि खुद की छतों का प्रयोग भी किया जाता था और पड़ोसी की छत से भी वर्षा के जल को स्वयं के घर में ला करके इकट्ठा किया जाता था और भूमिगत टैंक तक उसे पहुंचाया जाता था, जहां पर अगली गर्मी या अगली वर्षा ऋतु तक इस जल का संग्रहण किया जाता था, उस जल को बचा करके रखा जाता था और उसका प्रयोग भी किया जाता था, क्योंकि जल की कमी से यह क्षेत्र मुख्य रूप से ग्रसित था। तो इस प्रकार से अध्याय 3 के भाग 3 में हमने देखा कि किस प्रकार से जल को महत्ता दी गई है ऐसे क्षेत्रों में जहां पर जल की कमी व्याप्त है, जहां पर जल की उपलब्धता आसानी से नहीं हो पाती। और उसी के अंतर्गत हमने बात की राजस्थान की, उसी के अंतर्गत हमने इस मरुस्थलीय क्षेत्र में बात की टांके की प्रणाली की, जो कि भूमिगत
स्तर पर या भूमि के अंदर पाया जाता है और इसमें वर्षा के जल को इकट्ठा करके रखा जाता है। लेकिन हमने बात की इंदिरा गांधी नहर की, यानी कि इंदिरा गांधी नहर की वजह से जब पेयजल उपलब्धता बढ़ गई है तब हम धीरे धीरे जल को बचाने की जो प्रवृत्ति है उसको समाप्त होते हुए देखते हैं। यानी कि जल जो है हमारे लिए संसाधन तो है, लेकिन मानसिक प्रवृत्ति मनुष्य की ऐसी हो गई है कि जल का प्रयोग करें, और इस प्रकार से जल जो है धीरे धीरे कम होता जा रहा है, चाहे वह भूमिगत जल स्रोतों की बात हो, चाहे वर्षा की कमी की बात हो। तो हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में, आने वाली पीढ़ी के लिए, भविष्य के लिए हमें वर्षा जल का संग्रहण करना प्रारंभ करना चाहिए। यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वह अब प्रारंभ करना चाहिए, और यह व्यक्तिगत स्तर पर भी हमें इसके लिए प्रयास करने चाहिए। तो इस प्रकार से हमने अध्याय के अंतर्गत वर्षा जल संग्रहण की बात की। मिलते हैं इस अध्याय के अगले भाग में। धन्यवाद।